तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपका इन जो है कंप्लीट हो चुका था राजधानी ये सब। अब शुरुआत करना यहाँ से करनी थी फोर्थ पेज नंबर, मतलब एनिमल जंतु, मतलब जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये तो सबसे पहले पादप का लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है, गोल होता है, जंतु का सेल हो ये चौकोर होता है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और ये बात कर लें कि वोक्यूलोस जो होता है बड़ा होता है, इसके छोटा होता है जंतु का, और इसमें सीलिया होती है, फ्लेगला होता है, और लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन वही पादप कोशिका में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक की आपके इसमें पाया जाता है, और लाइसोसोम आपका जंतु में पाया जाता है। आपको ये जानना है, क्योंकि प्रश्न जो है कभी कभी आ जाते हैं कि लाइसोसोम किस में पाया जाता है, जंतु में या पादप में या दोनों। तो यह जंतु में पाया जाता है, और दोनों में क्या पाया जाता है, जैसे कि कोशिका झिल्ली जो है आपकी हो गई, दोनों में पाए जाते हैं, पादप और जंतु में भी। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम 80 यार जो है वो पाया जाता है, 70 वाला नहीं पाया जाता। गोल्जी बॉडी पाया जाता है, केंद्रक हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है, सोम राइबोसोम दोनों में है, लेकिन लाइसोसोम सिर्फ एनिमल में हो गया। ये आपको थोड़ा ध्यान ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वही बात करें, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को यहाँ जो है हम लोग विकसित बोलते हैं, और यूकैरियोटिक को हम यहाँ विकसित बोलते हैं, और इसको भी दो भाग में बांटते हैं, पादप और जंतु में ही। यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक अविकसित है। तो किसमें प्रोकैरियोटिक का यूज होता है और यूकैरियोटिक का, इसके बारे में अब जानते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ये यूकैरियोटिक सेल हो गया, जिसमें कि आप देख सकते हो, और पीपल्स ये सब है। कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेंबर हो गया, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम ये सब जो है आपका एक प्रोकैरियोटिक है, मतलब अविकसित है। ये आप जान जाए, अविकसित जो रहेगा वो आपका यूकैरियोटिक हो जाएगा। यू अब कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि लोग इसको भूल भी जाते हैं। तो यू हो गया आपका, यू माने तुम हमेशा विकसित होते रहते हो। ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर विकास करना, विकसित। विकसित तो नहीं हो, तो यू मतलब ये कर सकते हो, यूकैरियोटिक। तो ये आपका हो जाना चाहिए कि जो पादप किस्म में, जैसे कि आपका लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब आपका पाया जाता है। जंतु कोशिका में ही लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी हो गया आपका। ठीक है, आप देख सकते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको लेकर। प्रोकैरियोटिक के बारे में आप जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम राइबोसोम 70S पाया जाता है, तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। वह यूकैरियोटिक में कहीं पूरी तरह से विकसित है, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि जंतु में है। यह पादप कोशिका का आकार थोड़ा चौकोर होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है, इसका वैक्यूलोस मतलब राजधानी जो है बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, क्योंकि जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिकाएं गोल होती है, इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप देख सकते हो, दोनों में क्या है ये बताया जा रहा है। जैसे कि उसको भी देख लेते हैं। यूकैरियोटिक बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक छोटा होता है। वही बात कहते हैं कि ये विकसित है, एक अविकसित है। ये श्वसन जीव द्रव से है प्रोकैरियोटिक, और ये श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया है। और पेप्टी वही बात करें, पेप्टिडो ग्लाइकोन 20S। अच्छा, ठीक है। अब दोनों में कौन कौन, मतलब दोनों में कौन पाया जाता है, जैसे सिलिया दोनों में रहता है, फ्लेगिला होता है, डीएनए होता है, जीवद्रव होता है, प्रकाश संश्लेषण झिल्ली, ये सब दोनों में रहते हैं। सेल बात करें तो पेप्टिडो ग्लाइकोन जो होता है सेल, ये आपका प्रोकैरियोटिक में रहता है, और सेलुलोज या सेल आपका यूकैरियोटिक में होता है। वैसे राइबोसोम पाया जाता है 20S, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सब आपका जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और ये बात करें कि यहाँ कुछ जो है यहाँ दिया हुआ है, आप क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, देख सकते हैं कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ये यहाँ बोला जा रहा है। आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में अब जानते हैं, गुणसूत्र क्या है, इससे भी बहुत प्रश्न जो है आते ही हैं। तो यह मानव में 23 जोड़ी होते हैं, 23 से दोनों की जोड़ी की बात करें तो 46 जोड़ी होते हैं। अच्छा, 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डियर ने किया था, और इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहा जाता है, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं।
वही निचले भाग को टेलोमर कहते हैं और इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिससे एरान कहते हैं। जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं ये, ठीक है। बात करें क्रोमोसोम की, बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम के जो है केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होता है, डीएनए के अंदर जेन भी होता है, जेन पर माता जो जीन होते हैं उस पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं और ये जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। वही जीन की खोज जोहानसन ने किया था, JEN जोहान, जे हो गया, आपका याद कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये आपका चित्र के अनुसार समझाया गया है कि राइबोसोम में ये वही बात करो क्रोमोसोम के यूज यहाँ किया गया है। और ये मेल में देख सकते हैं, पूछ रहे हैं मेल में 46, फीमेल का 46, 44 पर XY होता है और फीमेल का X होता है। और बार बेबी है, नो मेल मेल है, 1+1 0, 2 - 1 1 होता है। ये आपका जो है बताया जा रहा है। अब कुछ जीवों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। तो इसमें जितने दिए मैं उसके बारे में जानते हैं वही काफ़ी रहेगा आपके लिए, यदि याद हो गया तो आप कर ले। तो जैसे कि जीवाणु में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16। तो मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18 और 36, मतलब नींबू छोटा वाला हो गया 18 का हो गया और बड़ा वाला जो हो गया 36 का हो गया। मक्का 20, वही बात करें, और मक्का में 20 ही दाने होते हैं, ज़्यादा होते भी नहीं है। टमाटर का आजकल दाम 24 का तो नहीं है, 24 पे आधा किलो आप ले सकते हो। और एक मेढक में 26, बिल्ली का 38, चूहा का 40 यहाँ क्रोमोसोम होता है। वही खरगोश में भी 44 पाए जाते हैं और मानव में 46 आपको पाए जाते हैं, दोनों जोड़ों को लेकर चल रहे हैं। और वही आलू में 48 हो गया, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा में 64 है, कुत्ता में 78 क्रोमोसोम है और कबूतर में क्रोमोसोम 80 है। सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स में है, 1600 सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है। कबूतर में 80 क्रोमोसोम है। केंद्रक अम्ल, अब चलिए बताते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं। यह दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। आपको पता होगा डीएनए हो गया डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है। श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटिड को बहुलक होता है और डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। तो डीएनए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको दो पार्ट में इसको बांट दिया गया है, ठीक है। एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, एक फोस्फेट हो गया। तो इसको फोस्फेट को नहीं आगे बढ़ाया गया, न्यूक्लियोसाइड में ही इसको आगे कर दिया गया है, जिसमें कि न्यूक्लियोसाइड को दो भाग में बांट दिया गया, एक शुगर में हो गया, एक नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि और वही शुगर को भी दो भाग है, राइबोज हो गया, डाइऑक्सी राइबोज हो गया और नाइट्रोजन बेस फ्लोरीन हो गया, pyrimidine हो गया। और फ्यूरिन को भी दो भाग है, एडेनिन और गुआनिन। और pyrimidine को हो गया साइटोकाइनिन और थाइमिन। सब ये पढ़ने लायक है, ठीक है। और डीएनए कुछ ऐसा है। तो डीएनए का पहला यहाँ बोल रहा है कि डीएनए का पहला अवलोकन जो है कार्लसबर्ग ने किया था। वही डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा और डीएनए में की संरचना जो है डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जिस कारण इसे 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था वाटसन एंड क्रिक को। वही बात करें एडेनिन और थाइमिन जो है, एडेनाइन और थाइमिन वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। वही जिनाइन और साइटोसाइन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो डबल किस्म होता है और यहाँ ट्रिक के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि ए और टी मतलब एडेनिन और थाइमिन में होता है डबल, और जी और सी मतलब जिनाइन और साइटोसाइन में होता है ट्रिपल, ठीक है। अनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए ही होता है और डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एंनोटेशन कहा जाता है। चलिए वही बात करें, प्रोटीन की जानकारी जो है प्रदान करने के लिए डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। तो ये सब जो है इससे भी कई प्रश्न आते हैं। जब कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका फिर मॉक टेस्ट भी इसमें लगाया जाएगा। अब बात करें डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट है, हैदराबाद में स्थित है और इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है, जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून, कोशिका स्रोत डीएनए की पहचान की जाती है। बात है आरएनए, क्योंकि डीएनए आपको पता चले होगा, डीएनए से ज़्यादा प्रश्न आएंगे भी नहीं।
और यदि कुछ इसको क्या करना है, याद करने के लिए आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाए। तो वही आरएनए पे आते हैं। तो आरएनए के निकालने के राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड है, वो क्या था, डबल ट्रिपल में था आपको। वही बात करते हैं, इसमें राइबोस शुगर होता है, ठीक है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन जिनाइन साइटोसाइन होता है, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ठीक है। और वही बात करते हैं कि यह प्रोटीन निर्माण में सहायक है। यह 3 प्रकार के होते हैं आरएनए। डीएनए तो आप देख लेते हैं, ये 3 प्रकार के हैं। एक के mRNA है, tRNA और आरएनए है, ठीक है। आरएनए का चित्र आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स, और वही डीएनए का आप देख सकते हो। अब mRNA क्या है, ये आपका हो गया मैसेंजर आरएनए। तो अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक mRNA का निर्माण होता है। और tRNA का हो गया ट्रांसफ़र करने का काम है। ये अमीनो एसिड का परिवहन राइबोसोम तक जाता है। नेक्स्ट है आरआरएनए हो गया राइबोसोम। तो यह प्रोटीन निर्माण करता है, 10/20 एमिनो एसिड बराबर 1 प्रोटीन यहाँ होता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से पुनः डीएनए में बनना इसको रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए में से प्रोटीन का बनाना ट्रांसलेशन हो गया। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाती है, और डीएनए से डीएनए का बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है। ये सब आपको बताएगा। अब आते हैं कोशिका विभाजन। आपका आरएनए डीएनए खत्म हो गया है, जिससे कोई मतलब नहीं है। कोशिका सब शुरू करते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका विभाग, ये सब आपको पढ़ा चुके थे, जाकर आप देखेंगे मेम्ब्रेन, ये सब, ठीक है। तो कोशिका विभाजन की बात करें, सेल डिवीजन, यह कोशिका का टूटकर 2 से 2 अधिक कोशिका का निर्माण कर देना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। विभाजन, विभाजित हो गया। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, ये आपको जानना है, जंतुओं में। लेकिन पादपों में सेल प्लांट करता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ सेल प्लांट हो गया पादपों में, और सेंट्रोसोम हो गया आपका कोशिका विभाजन जंतुओं में करता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन हो गया आपका, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। असूत्री में यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है, ठीक है। असूत्री विभाजन में सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, और उसके आगे चलकर यह बीच में धंस जाता है, और यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है।